एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता हो, ये 3 बातें कभी उसे मत बताना, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो वे सब उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास में एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस बांबी में हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें ये बिल खोद कर देखना चाहिए। दोस्तों, उसी समय सपेरे ने आपस में विचार किया और सांप के बिल को खोदने लगे। दोस्तों, जब उस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोद लिया, तो इस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने इस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। विचार किया कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है। क्यों ना इसके विषैले दांतों को निकाल देते हैं। यही सोच करके उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वो सर्प बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा, तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मित्रों, पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उस सर्प की जगह उस पिटारे में एक बहुत कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ कर रखा था, ये हार कहाँ से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, ये हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंहमांगा धन दे देगा। यही विचार करके वे सभी सपेरे राजा चंद्रसेन के शहर भाग्यनगर को चल देते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, सामंत, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा, तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वो हार रखा हुआ था। मित्रों, इस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हार को देखकर राजा चंद्रसेन सपेरे से कहने लगे कि तुम ये विचित्र हार कहाँ से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में ये हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। मित्रों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार मित्रों, राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को वो हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। मित्रों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है, तो दरबार को समाप्त करके राजा अपने महल को जाता है। वो हार वाली टोकरी राजा ने अपनी बगल में दबा ली थी। मित्रों, उधर जब महारानी चंद्रा ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो महारानी ने उनके बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाऊंगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वो टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारी को खोलकर देखा, तो उसमें देखती क्या है, एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है।
अंगूठा पीला है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक डिंब तेज चमक रहा था। मित्रों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था, ये बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वो टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस टोकरी में बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देख करके राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, राजा चंद्रसेन पर पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि ये पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। मित्रों, ये बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वो बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां, वाह, उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि ये बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते ये हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी गद्दी का मालिक होगा। मित्रों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहां अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। मित्रों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक वे उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वो लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराज चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। मित्रों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। मित्रों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था, शोभितपुर। वहां के एक राजा थे, कमलध्वज उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी। नाम था वैजंती। राजा कमलध्वज की कन्या वैजंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी वैजंती जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज कमलध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। मित्रों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की नगरी शोभितपुर में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। फिर राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? नाई और पंडित बोले, महाराज, हम राजा कमलध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या वैजंती का टीका लेकर आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी वैजंती बड़ी ही रूपवान है और 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारे राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य हैं। रूप गुण बल में बढ़ चढ़कर है। मित्रों, राजा चंद्रसेन को यह ज्ञात नहीं था
कि उनका जो पुत्र है वो एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पुरोहित को दिखाया तो नाई पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी वैजंती का विवाह तय करके वहां से लौट जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा कमल ध्वज के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा कमल ध्वज की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमल ध्वज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे और समय बीता। राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले जा रहे थे और महारानी चंद्रा भी बड़ी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पुत्र के लिए राज्यभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बूढ़ापा आ चुका है, पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, उसी दिन महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। बस इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं के पेट में बात नहीं रुकती है। दासियां इस भेद को जानती थीं कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरे देकर गए थे, तो वही बात बताती हुई दासी कहती है कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। मित्रों, दासी की ये बात सुनकर वैजंती को कुछ शंका सी होती है। वैजंती कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, ये उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूं कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछिए। मित्रों, राजकुमारी वैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई। मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए मित्रों, राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजंती राजकुमार से पूछने लगती है कि हे प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कहने लगे, पूछो तो क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे ये बताइए, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो? मित्रों, ये बात सुनकर के जो नाग से राजकुमार बना था वो कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चंद्रसेन व महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता हैं। तब वैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सब सच बताइए। तुम्हें भगवती मां गंगा की कसम है, तुम मुझे ये भेद जरूर बताओ। अब तो ये बात सुनकर के राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने इसके मन में ये प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्रों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी हट कर गई कि नहीं, मुझे ये भेद जरूर बताओ। तुम किस वंश के हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे उसको बताना ही पड़ेगा। ये पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्रों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। मित्रों, तो ये बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। यहां से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चलकर के मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मित्रों, अब तो रथ सजाया, उसमें राजा की पत्नी वैजंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से निकल जाते हैं।
चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी वैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राजहट, बालहट और तिरियाहट ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताऊं कि तुम किस वंश के हो। मित्रों, राजकुमारी वैजंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाग जो था वो नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी वैजंती तो मानो हठ ही कर बैठी थी। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछ कर ही मानूंगी मित्रों। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। मित्रों, जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी ठोड़ी के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है। ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है? राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वो उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजंती घबरा गई, क्योंकि उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वो नहीं मिला। अब तो वैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो, महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। मित्रों, सारथी ने जाकर के राजा को ये खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र नागराज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगा कि मेरा पुत्र नदी में डूब गया। वे अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। राजा के 10-20 हजार सैनिक रानी वैजंती के साथ उस नदी पर आए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी वैजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चंद्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा। महारानी वैजंती, जो नागराज की पत्नी थी, वो भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया है। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। परंतु मित्रों, वो बड़ी विद्वान थी, 14 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। उसने अपने संपूर्ण नगर में ये घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके एवज में उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, चाहे वो आप बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। मित्रों, अब तो रानी वैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई अपनी कोई आप बीती कहानी सुना रहा था, कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी वैजंती का यही काम था। वो सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को, किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात, राजा साहब का राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वो बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते ही उसे जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वो मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यह सोचकर ही वो बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था,
वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया था। वो बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वो वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र। मित्रों, जो अतिथि वहां आए थे वो विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिभा शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी। चर्चा होनी थी। वो चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था। चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था और वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार के जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वो बड़ा उदास हो जाता है। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वो बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से ब्रिज पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि न जाने यहां किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वो उस वृक्ष पर दुबका हुआ चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग होता है। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वो नागराज का पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ गया। वो वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। ये सोचकर वो बहुत घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठ करके कुछ देर रोया और अपनी रानी वैजंती को याद किया। ये बात वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि ये तो बड़ा ही चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर होने के बाद हाय वैजंती ऐसा कहने के बाद वो नागराज भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है। प्रातःकाल जब हुआ तो वो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी वैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों न चल करके इस बात को महारानी वैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी वैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां वो कथाएं सुना करती थीं। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे कि कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वो महारानी वैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया था। उस वन में मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था। उसका युवराज था और वो अपने दीप रथ में बैठकर जिस पीपल पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वो उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वो वहीं से अदृश्य हो गया। अब ये बात जब राजकुमारी वैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उसी स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, कहता है,
हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी वैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उसी स्थान पर पहुंचा दो। मित्रों, धन पाकर वो बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वो राजकुमारी वैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर के सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी और रानी वैजंती भी उस वृक्ष की खोज में बैठ जाते हैं। इंतजार देखते हैं और इंतजार देखते देखते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन न तो कोई दरबार सजता है, न कोई नाग आता है। अब तो वैजंती उस वृद्ध पर क्रोधित होती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वो वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी, ये मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। मित्रों, उस दिन रानी वैजंती निराश होकर अपने घर लौट जाती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषियों से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया कि यदि तुम मुझे वो दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही इनाम दूंगी। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता और जब अगले माह का समय आया तो वृद्ध महारानी से बोला कि महारानी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी वैजयंती और वो बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी वैजयंती और वो बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वे देखते क्या है कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी छिड़का। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ जाती हैं, चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था तथा आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। मित्रों, रानी वैजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो नागराज का पुत्र था। वो भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई। कहने लगी कि यही मेरा पति है, परंतु अब इसको मैं कैसे ले सकती हूं? ये विचार करने लगी, ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोठर से बाहर निकलने लगी। उधर वो बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों, 4 घंटे तक वो सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उसी पीपल के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था तथा आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी वैजंती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी वैजंती को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा जाता है। कहने लगा, रानी तुम, हाँ, मैं तुम्हें खोजने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, प्रिय, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उसी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा।
तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजंती रोने लगती है और बार बार अपने की क्षमा राजकुमार से मांगती है। नागराज कहने लगा कि देखिए, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी वैजंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, प्रिय, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर के बैठना होगा। और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना। मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। देखिए मित्रों, इतना कहकर के वो नागपुत्र वहां से अदृश्य हो जाता है और महारानी वैजंती और वो बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी वैजंती बड़ी सोच मग्न थी। राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब की पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। ये सोच मग्न मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब तो वो न किसी की बात सुनती थी न कभी बोलती थी, क्योंकि वो अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता। तीसरी पूर्णिमा का समय आया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी। रानी ने अपना श्रृंगार किया। अपनी दासियों से कहा कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह में हुआ था। उसकी दासियों ने महारानी का श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वो उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों लोग वहां उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाया, पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का और वहां धीरे धीरे कन्ना कुर्सियां और सिंहासन आ जाता है। रानी वैजंती भी उस पीपल की कोटा से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे अतिथियों का आना होता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कोई नाग सुंदर है तो कोई क्रूप है, कोई नीला है तो कोई पीला है। तरह तरह के नागों का आना वहां आरंभ होता है। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वो भी आ जाता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। वो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। मित्रों, सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं। उनके बारे में सलाह की गई, उनके बारे में पूछा गया। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजंती को मौका मिल गया। वो सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मित्रों, अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख सभी सभा हड़बड़ा जाती है। उसे देख करके नागराज कहने लगा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहां इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर के वैजंती कहने लगी, महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्रवधू हूं। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं। न मानो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार, ये कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर वे पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे, तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चंद्रासेन के यहां दे दिया। मैंने सोचा कि राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों न राजा के यहां मैं पुत्र बन जाता हूं। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहां रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु ये नहीं मानी
और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर गया, और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के साथ चला गया। ये बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी क्या ये सच कह रहा है? तो वैजंती ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, परंतु अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वीलोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है, तुमने ये घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्यु लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा, उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने वैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। वो अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी वैजंती और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। जब अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा चंद्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गईं। मित्रों, इस प्रकार से रानी वैजंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। मित्रों, इस कहानी में सीखने समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी ही प्यारी हो, पतिव्रता स्त्री हो, मगर उसकी जिस हठ से आपके प्राण जाते हो वो हठ उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारीजनों पर संकट आता हो वो बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से स्त्री का पिता का माता का अपमान होता हो या आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो उस बात को कभी ना कहें। जिन बातों के कहने से घर में क्लेश मचता हो, रिश्तों के टूटने का डर हो, वो बात कभी ना कहें। मित्रों, समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपा कर रखनी चाहिए, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट ना आ जाए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।